हिमाचल सरकार से जुड़ी एक बड़ी खबर जल्द आप तक पहुंचा दे। सुक्खू सरकार में मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह। उन्होंने अपना दिया हुआ इस्तीफा वापस ले लिया है। विक्रमादित्य सिंह ने सुक्खू सरकार से दरअसल इस्तीफा देकर अपनी बड़े स्तर की नाराजगी को जाहिर कर दिया था, लेकिन अब खबर सामने ये आ चुकी है कि आला कमान के मनाने पर उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। विक्रमादित्य सिंह का दावा है कि आला कमान ने उनकी सारी बातें मान ली हैं। विक्रमादित्य का यह भी कहना है कि उनके लिए संगठन सर्वोपरि है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार में जबरदस्त कोहराम मचा हुआ है। कांग्रेस से बगावत करने वाले 6 विधायक अभी तक कांग्रेस के लिए पहेली बने हुए हैं। कांग्रेस आला कमान को समझ नहीं आ रहा है कि हिमाचल प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनाव में जीती हुई बाजी आखिर कांग्रेस हार गई तो कैसे हार गई। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी हिमाचल में कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ी साजिश कर रही है। सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं अपने पद से अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को सौंप रहा हूँ। कांग्रेस में बगावत, हाथ से निकला हिमाचल। हिमाचल कांग्रेस में बगावत, सुक्खू सरकार के खिलाफ साजिश के आरोप और राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हिमाचल कांग्रेस में सुक्खू सरकार को कौन गिराना चाह रहा है। और सबसे बड़ा और आखिरी सवाल, राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों ने बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन को वोट देकर कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को क्यों हरवाया। क्या हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस में जबरदस्त कलह है या फिर सुक्खू सरकार के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। जो विधायकों की संख्या का अगर हम नंबर की बात करें तो 25 है, लेकिन 25 से हमारा आंकड़ा बढ़कर के 34 हो गया जब राज्यसभा का वोट हुआ और उसमें हम जीते। और कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री को बदलने की बात चल रही है, और लेकिन मुख्यमंत्री बदलने से समस्या का समाधान नहीं है। मेरा यह कहना है कि ये सरकार ही बदलनी होगी। दोनों पक्षों को पूरा समय देकर मैंने सुना है, बहुत सारे तथ्य जो है आर्गुमेंट्स के जरिए आए हैं, मैंने अपना ऑर्डर रिजर्व किया। जिस प्रकार के षड्यंत्र रचकर सीआरपीएफ पुलिस लगाकर, हरियाणा पुलिस लगाकर, हेलीकॉप्टर भेजकर जिस प्रकार से सत्ता को हथियाने की कोशिश की, आज वो कोशिश नाकाम हुई है। पाला बदलने वाले कांग्रेस के विधायक महीनों से नाराज चल रहे थे। कई मंत्री भी मुख्यमंत्री द्वारा और उनके अफसरों द्वारा उनके मंत्रालय में दखलंदाजी करने को लेकर के लगातार केंद्रीय नेतृत्व तक बातें पहुंचा रहे थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि विस्फोट होने से पहले केंद्रीय नेतृत्व ने इस पूरे घटनाक्रम का संज्ञान क्यों नहीं लिया। बड़ा सवाल यह भी है कि अगर उनको ये सब बातें मालूम थी तो उसे सही समय पर ठीक करने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया, जिसकी वजह से उत्तर भारत के एकमात्र राज्य में उनकी सरकार जाने की नौबत आ गई है। बीजेपी डंके की चोट पर कह रही है कि हिमाचल में अल्पमत की सरकार चल रही है। अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कांग्रेस की कलह खुलकर सामने आ चुकी है। दिल्ली से लेकर शिमला तक कोहराम मचा हुआ है। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस के 6 बागी विधायकों ने साबित कर दिया है कि हिमाचल के कांग्रेसी विधायकों में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है। आप जरा हिमाचल से जुड़े इन 4 घटनाक्रम को समझने की कोशिश करिए कि इसके पीछे की असली वजह क्या है। इस्तीफा देने की खबरों के बीच सीएम सुक्खू ने साफ कहा कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है और उनकी सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा में जबरदस्त हंगामे के बाद बीजेपी के 15 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। इधर सुक्खू सरकार के खिलाफ सबसे तगड़ा मोर्चा उनके मंत्री विक्रमादित्य ने खोला है, जिन्होंने हिमाचल सरकार से पहले इस्तीफा दिया, फिर
आला कमान के मनाने पर इस्तीफा वापस ले लिया। इधर सबकी निगाह कांग्रेस के 6 बागी विधायकों पर लगी हुई है, जिसके भविष्य पर फैसला होगा। देखिए, ऐसा है कि ये जो सिचुएशन है ये मेरी वजह से तो बनी नहीं है। ये सिचुएशन जो कुछ विधायकों ने जो ये काम किया है उसकी वजह से ये चीज़ हुई है। तो उसके लिए ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए हैं, उसके लिए सबसे बात हो रही है, सब उस बात को सुन भी रहे हैं, सब उस बात को ऑब्जर्वर्स देख भी रहे हैं। जहाँ तक मेरे इस्तीफे की बात है, मैंने अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया है। मैंने ये कहा है कि मैं अपने इस्तीफे को जब तक ऑब्जर्वर्स की फाइनल आउटकम नहीं आता तब तक मैं उसको प्रेस नहीं करूंगा, उस पर इंसिस्ट नहीं करूंगा। इनको मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने हाईकमान ने भी इनसे कहा, उनसे बात हुई, जो हमारे ऑब्जर्वर्स हैं उनसे सबसे बात हुई और इसके बाद अब ये किया है कि ये आप अपने इस्तीफे पर दबाव नहीं डालेंगे, प्रेस नहीं करेंगे। हिमाचल में सियासी संकट के बीच सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का साफ आरोप है कि सत्ता को हथियाने की साजिश रची गई, हिमाचल की सरकार को गिराने की कोशिश की गई, विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के लिए संकट एक तरफ से नहीं, 2 तरफ से आया है। एक तरफ से कांग्रेस के 6 बागी विधायकों ने कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को चुनाव हरवाया। अगर देखा जाए तो राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले सत्तारूढ़ कांग्रेस के 6 विधायकों ने राज्य में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का समीकरण बिगाड़ा है। आप भी जान लीजिए हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से कांग्रेसी विधायकों ने अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत की है। बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने वालों में मंत्री पद के इच्छुक कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा, जो हिमाचल में धर्मशाला से विधायक हैं, हिमाचल के सुजानपुर से कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा बागियों में शामिल हैं। उनके अलावा बड़सर में इंद्रदत्त लखनपाल है। लाहौल स्पीति से कांग्रेस विधायक रवि ठाकुर ने भी बगावत की है, जबकि गगरेट से चैतन्य शर्मा और हैं। कुटलैहड़ से कांग्रेस विधायक देवेंद्र भुट्टो ने क्रॉस वोटिंग की थी और हिमाचल कांग्रेस में मचे इस कोहराम पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का कहना है कि विधायकों की खरीद फरोख्त बीजेपी कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने इन 3 बड़े हमारे वरिष्ठ साथियों से कहा है कि आप सभी से मिलिए, सभी के मन में क्या है, क्या मांगे हैं, क्या शिकायतें हैं, वो सुनिए और मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश कीजिए। कांग्रेस यहाँ से डिसमेंटल हो चुकी है। अब ये जो भी कोशिश करेंगे वो नाकामयाब होगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू की छवि एक ऐसे मुख्यमंत्री की बनती जा रही है जो सत्ता पर मजबूत पकड़ के लिए जाना जाता है। अफसरशाही हावी है और उनके पसंदीदा अफसर मंत्रालयों के काम में भी दखलंदाजी करते हैं। यही वजह है कि विधायक और मंत्री दोनों नाराज हो गए। मुख्यमंत्री सुक्खू सत्ता का बंटवारा नहीं करना चाहते और सत्ता को मजबूती से पकड़ कर रखना चाहते हैं। यही वजह है कि आज उनके सत्ता की रेत उनकी मुट्ठी से फिसलती हुई नजर आ रही है और उनके अपनी पार्टी के विधायक और मंत्री भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में चले गए हैं। अगर कांग्रेस क्रॉस वोटिंग करने वालों पर एक्शन लेती है तो विधायकों की संख्या 68 से घटकर 62 हो जाएगी। इसी के साथ बहुमत का आंकड़ा भी 32 हो जाएगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि कांग्रेस में आई आपदा का अवसर क्या बीजेपी उठा पाएगी या फिर कांग्रेस का संकट कांग्रेस अपने दम पर सुलझा लेगी। फिलहाल हिमाचल में हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस से हारी बाजी जीत ली है। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में इसका क्या असर पड़ता है। इसरो के नए लॉन्च पैड की नींव रखे जाने का श्रेय लेने के चक्कर में डीएमके ने एक विज्ञापन छपवाया, लेकिन इस विज्ञापन में भारत के रॉकेट पर चीन का झंडा लगा दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विज्ञापन को लेकर डीएमके पर तंज भी कसा। पार्टी का चीन प्रेम कम ही नहीं हो रहा। अब तमिलनाडु सरकार के इस विज्ञापन पर सियासी बवाल मचा हुआ है।
विज्ञापन तमिलनाडु सरकार का, झंडा चीन का। क्रेडिट लेने की जल्दी में डीएमके ने कांड कर दिया। भारत के रॉकेट पर चीन का झंडा क्यों लगाया? इसरो के अंतरिक्ष यान पर चीन का झंडा कहां से आया? चीन ने नहीं, चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने नहीं, चीन के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने नहीं, चीन की प्रोपेगेंडा टीम ने भी नहीं, बल्कि तमिलनाडु सरकार ने ही चिपका दिया भारतीय यान पर चीन का झंडा। ये गलती है या चीन के प्रति द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का प्रेम? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख से सुनिए डीएमके के चीन वाला झंडा चिपकाने की पूरी कहानी। कौन नहीं जानता कि ये लोग हमारी स्कीम पर अपने स्टीपर चिपका देते हैं। अब तो इन्होंने हद कर दी। इन्होंने तमिलनाडु में, अभी अन्नामलाई विस्तार से बता रहे थे, इन्होंने तमिलनाडु में इसरो लॉन्च पैड का क्रेडिट लेने के लिए चीन का स्टिकर चिपका दिया है। इसरो लॉन्च पैड के क्रेडिट लेने वाले डीएमके के इस विज्ञापन को बहुत गौर से देखिए। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है तो दूसरी ओर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की तस्वीर लगी है। नीचे उनकी बहन कनिमोझी और बेटे उदयनिधि स्टालिन की फोटो है। पहली नजर में ये बहुत सामान्य सा दिखने वाला विज्ञापन है, लेकिन अब जरा इस रॉकेट पर नजर डालिए जिसके ठीक ऊपर चीन का झंडा लगा है। आप पूछ सकते हैं कि डीएमके के विज्ञापन में चीन के झंडे का क्या काम? तो जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुनिए। टैक्स तमिलनाडु के भाई बहन देते हैं, उन पैसों से उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया और एडवर्टाइजमेंट दे करके उसमें भारत के स्पेस का चित्र नहीं रखा। भारत के स्पेस की सफलता को वो दुनिया के सामने, तमिलनाडु के सामने रखना नहीं चाहते थे। उन्होंने हमारे साइंटिस्टों का अपमान किया, हमारे स्पेस सेक्टर का अपमान किया, आपके टैक्स के मनी का अपमान किया, आपका अपमान किया। ऐसा आंखें बंद करने वाले, पूरी तरह न देख पाने वाले ये डीएमके को अब सजा करने का मौका आ गया है। डीएमके के विज्ञापन में चीनी झंडा कहां से आया, इसकी डिटेल समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु दौरे के दूसरे दिन कुलाशेखरपट्टिनम में इसरो के नए लॉन्च कॉम्प्लेक्स की नींव रखी। इस प्रोजेक्ट को लेकर राज्य के डीएमके सरकार की तरफ से अखबारों में एक ऐड जारी किया गया, लेकिन ऐड में ही खेला हो गया। बीजेपी नेता और तमिलनाडु के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए एक्स पर लिखा, डीएमके मंत्री थिरुअनिता राधाकृष्णन ने तमिल अखबारों को दिया गया विज्ञापन चीन के प्रति डीएमके की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और हमारे देश की संप्रभुता को उन्होंने किस तरह से दरकिनार किया है, ये उसका उदाहरण है। तमिलनाडु की सियासत में बीजेपी के बढ़ते असर से डीएमके की परेशानी बढ़नी स्वाभाविक है, लेकिन पार्टी इस चक्कर में चीन के झंडे का इस्तेमाल कर 2 हाथ ज्यादा ही आगे निकलते दिख रही है। लिहाजा डिटेल तमिलनाडु की सियासत के नए सूत्र की भी करेंगे, लेकिन पहले वो लॉन्च पैड जिसके इश्तेहार में डीएमके ने चीन का झंडा लगा दिया। इसरो का नया लॉन्च कॉम्प्लेक्स 986 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। यहां से हर साल 24 सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। कॉम्प्लेक्स में 35 फैसिलिटी और एक मोबाइल लॉन्च स्ट्रक्चर शामिल होगा। निर्माण पूरा होने में लगभग 2 साल लगेंगे। 2 साल बाद SSLV लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले पीएम मोदी 27 फरवरी को तमिलनाडु के तिरुपुर के पलदम पहुंचे थे। यहां उन्होंने पिछले साल जुलाई से शुरू हुई 6 महीने की पद यात्रा एन मन एन मक्कल यानी मेरी भूमि मेरे लोग कार्यक्रम के समापन समारोह में हिस्सा लिया। 27 फरवरी को ही
पीएम मोदी केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर पहुंचे थे। यहां उन्होंने लगभग 1800 करोड़ रुपए के 3 स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। साथ ही देश के पहले मैन्ड स्पेस मिशन गगनयान का रिव्यू किया। प्रधानमंत्री ने गगनयान मिशन पर भेजे जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के नामों का ऐलान भी किया और उन्हें एस्ट्रोनॉट विंग्स दिए। सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के थुथुकुडी में 17,300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की नींव रखी। इनमें देश का पहला हाइड्रोजन हब पोर्ट और इनलैंड वाटरवे वेसल शामिल है। इस वेसल को हरित नौका इनिशिएटिव के तहत बनाया गया है। इसके साथ ही पीएम ने वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह पर आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सामने लक्ष्य साफ है कि दशकों की द्रविड़ राजनीति से तमिलनाडु को मुक्ति दिलाना है, तो विकास उसकी पहली शर्त है और इसके लिए जरूरी है डीएमके को जनता के सामने एक्सपोज किया जाए। डीएमके ये मौका बीजेपी को बार बार दे रही है। सत्ताधारी डीएमके इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन सनातन के खिलाफ अपने बयानों को लेकर काफी सुर्खियां पहले ही बटोर चुके हैं। दूसरी ओर बीजेपी के पास विज्ञान के विकास के साथ राम मंदिर जैसे मुद्दे हैं, जिन पर डीएमके पहले भी घिर चुकी है। इस बैकग्राउंड में बीजेपी तमिलनाडु में अपने प्रसार में जुटी है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु का दौरा करते ही रहते हैं। चीन का स्टिकर भारतीय यान पर चिपकाकर डीएमके ने बीजेपी को करारा प्रहार का एक मौका और दे दिया है और ऐसा मौका बीजेपी भला कहां चूकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 के चुनाव से पहले एक नया सरप्राइज दे सकते हैं। ये सीएए का सरप्राइज होगा, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियम लागू हो सकते हैं। काउंटडाउन शुरू हो गया है। मार्च महीने के पहले हफ्ते में ही इसके लागू होने की अटकलें भी बेहद तेजी के साथ सामने आ रही हैं, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीएए रूल्स के नोटिफिकेशन जारी करने की पूरी तैयारी कर ली है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह सीएए को लाने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। इस स्पेशल रिपोर्ट से आपको मालूम चलेगा कि सीएए से आखिर किसको फायदा मिलेगा, किसे लाभ होगा और इस पर राजनीति आखिर क्यों की जा रही है। साथ ही यह भी जानिए कि मौलानाओं ने मोदी के फैसले पर क्यों कहा घबराना नहीं है। देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर सिटीजनशिप एक्ट नागरिकता छीन लेने का नहीं, ये नागरिकता देने का कानून है। जिनका काम बोलता है, जिनकी कार्यशैली के जलवे हैं, जो सही वक्त पर सटीक फैसले के लिए जाने जाते हैं, जिनकी दूरगामी सोच की दुनिया कायल है, उन्हीं स्टेट्समैन नरेंद्र मोदी ने 24 के रण में अपने तरकश से नया तीर निकाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़े और बोल्ड डिसीजन के साथ चुनावी दंगल में उतर रहे हैं। ये फैसला है सीएए का, वही नागरिकता संशोधन अधिनियम जिसकी दरकार लंबे अरसे से थी। पीएम मोदी खुद जिसके समर्थन के लिए मुहिम चला रहे थे, उसे अब लागू करने का वक्त करीब आ गया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन कानून किसी की भी नागरिकता छीनने के लिए नहीं, ये नागरिकता देने के लिए है। महात्मा गांधी की भावना के ही अनुरूप है। देश हित में एनआरसी का जो उसी समय जो निर्णय हुआ था, उसको लागू करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं
और हम पूरी मेहनत से करेंगे। हमारे लिए ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है, देश की एकता, अखंडता और उज्जवल भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मार्च में मोदी का मैजिकल सरप्राइज। $370 हटाने वाले CAA को भी लाएंगे। विस्थापितों के लिए मोदी का उपहार। परदेशी अल्पसंख्यकों को नागरिकता का अधिकार। मोदी के लिए मजहब नहीं, इंसानियत बड़ी बात। यही तो मोदी का स्टाइल है, यही तो उनकी सोच है। सही वक्त पर सटीक फैसला। एक दो दफा नहीं, अपने हर फैसले से मोदी साबित करते हैं कि उनकी टाइमिंग परफेक्ट होती है। CAA की लागू करने की भी टाइमिंग परफेक्ट चुनी गई है। 24 के चुनाव के लिए आचार संहिता लगे उससे पहले देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू किया जा सकता है। इसके लिए कुछ समय पहले मोदी सरकार ने एक पोर्टल भी तैयार कर लिया है, जिसमें पड़ोसी देशों से आने वाले विस्थापितों को सिर्फ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और गृह मंत्रालय इनकी जांच कर नागरिकता जारी कर देगा। CAA कानून के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 के पहले आने वाले 6 अल्पसंख्यकों, जिसमें हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी धर्मावलंबी हैं, को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। जानकारी ये भी मिली है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए विस्थापित अल्पसंख्यक को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। संसद ने दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दी थी। बाद में राष्ट्रपति ने भी इसको मंजूरी दे दी थी। हालांकि कानून के विरोध में देश के कुछ हिस्सों में प्रदर्शन हुए। कई राजनीतिक दलों ने भी इसका विरोध किया था, जिसकी वजह से CAA के रूल्स फ्रेम करने में देरी हुई। अब CAA रूल्स का नोटिफिकेशन MHA ने जारी करने की पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कानून की सख्त जरूरत का एहसास वक्त वक्त पर करवाते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CAA के समर्थन में देशव्यापी सोशल कैंपेन भी चलाया है। नमो ऐप के जरिए नरेंद्र मोदी ने शरणार्थियों को सुरक्षा और खुशहाली के लिए देशवासियों से समर्थन की मांग कई बार दोहराई। PM की अपील रंग भी लाई, जिसके बाद अब मोदी इस कानून को लागू करने का मन बना चुके हैं। बीजेपी नेता सरकार के इस फैसले को देशहित का मानते हैं। CAA लाने की तैयारी चुनाव से पहले की जा रही है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। तो क्या इसका तात्पर्य होगा, असर क्या पड़ेगा? नहीं, CAA तो हमारी प्राथमिकता है। आज़ादी के बाद में देश के सभी प्रमुख नेताओं ने CAA की वकालत की है। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भी की है, उस समय जवाहरलाल नेहरू ने भी की है, महात्मा गांधी जी ने भी की है। लेकिन कांग्रेस के तुष्टीकरण के कारण देश पे लागू नहीं हो सका। और आज मुझे लगता है CAA के माध्यम से जो हमने उत्तराखंड में प्रयोग किया है, देश आगे बढ़ेगा, सबको समान नागरिक कानून का मदद मिलेगी, सबको समान माना जाएगा। बताया जा रहा है और जानकारी मिल रही है कि सरकार जो है वो CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आचार संहिता से पहले ला सकती है। इस देश के हित में जो है वह सारे फैसले, उस सारे निर्णय हमारी सरकार कर रही है, आने वाले भविष्य में भी करेगी। CAA के लागू होने की सुगबुगाहट के बीच इस पर राजनीति भी गर्मा गई है। नरेंद्र मोदी के मास्टर स्ट्रोक पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन CAA का राजनीतिक चैप्टर देखने से पहले आपको इस कानून की कुछ अहम बातें भी जान लेनी चाहिए। CAA किसी व्यक्ति को खुद नागरिकता देने का कानून नहीं। इसके जरिए पात्र व्यक्ति आवेदन करने के योग्य बनता है। साथ ही प्रवासियों को एक अवधि साबित करनी होगी कि वो कितने समय से भारत में रहे। ये भी साबित करना होगा कि वो अपने देशों से धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आए। वो लोग उन भाषाओं को बोलते हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। उन्हें नागरिक कानून 1955 की 3री सूची की अनिवार्यताओं को भी पूरा करना होगा। CAA के नाम पर मुसलमानों को भड़काने, भटकाने और माहौल बिगाड़ने वालों के लिए जानकारी बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस कानून से किसी का भला होगा, जो CAA इंसानियत के काम आएगा, उसे मुसलमान विरोधी बताकर प्रोपेगेंडा भी जमकर चलाया गया था। हालांकि माहौल अब पूरी तरह बदल चुका है। मुसलमानों को गुमराह करने वालों को मौलाना चेतावनी दे रहे हैं, कानून का मसौदा समझा रहे हैं।
बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने सरकार के फैसले की तारीफ करते हुए अराजक तत्वों को वार्निंग दे डाली है। ये कानून शहरियत लेने का नहीं है। हमने इस कानून का अध्ययन किया, मुताला किया और इसका मुसव्वदा मुकम्मल तरीके से पढ़ा तो उससे स्पष्ट यही होता है। इसलिए मुसलमान इस कानून के लागू होने से न घबराएं। मुसलमानों को यकीन है कि मोदी के लिए देशहित सबसे ऊपर है, लेकिन विपक्ष को सीए सिर्फ चुनावी शिगुफा लगता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीए को बीजेपी की बसंती कोयल करार दिया है। ममता की तरह तमाम विपक्षी सीए के विरोध में ही सुर साध रहे हैं। हर धर्म के अपना अपना कानून होते हैं, तो क्यों सरकार सदन में नहीं पारित करते? अलग अलग राज्यों में क्यों पारित करते हैं? इसका मतलब और कुछ नहीं, चुनाव के पहले ध्रुवीकरण करो, ध्रुवीकरण करके समाज में तनाव पैदा करो और इसके फायदा उठाओ। मोदी जी को पता है कि देश की जनता बढ़ती हुई बेरोजगारी से परेशान है और उनको ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार उतना वोट नहीं पड़ने वाला, इसलिए वो चुनाव से पहले हर संभव प्रयास कर रही है कि किसी ना किसी तरीके से अपनी मेजॉरिटी ले। जब चुनाव करीब आ गया तो हिंदू मुसलमान करो। मैं मुसलमान भाइयों से भी कहूंगा कि रिएक्ट करने की जरूरत नहीं, जानबूझकर इन्होंने शरारत किया है ताकि इधर से रिएक्शन हो तो हिंदू समाज से भी रिएक्शन। जिन्हें धर्म के नाम पर सताया जाता रहा, जिन्हें मजहबी मान्यताओं के चलते पड़ोसी मुल्कों में अत्याचार झेलना पड़ा, उनकी भलाई के काम में कैसी राजनीति? नरेंद्र मोदी सीएए को नीट एंड क्लीन तरीके से लागू करने वाले हैं। जिस तरह उत्तराखंड और असम जैसे राज्य यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता की तरफ आगे बढ़े चले हैं और देश में सीएए के लागू होने का रास्ता साफ हो गया है, उसी तरह मोदी 24 के विजय पथ की तरफ भी तेजी से चल रहे हैं। मुमकिन है मोदी की यही लोकप्रियता विरोधियों को पच नहीं रही, वरना बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या हश्र है, पाकिस्तान में सभी अल्पसंख्यकों का क्या हाल है, अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचार की कितनी कहानियां हैं, क्या किसी को बताने की जरूरत है? पड़ोसी मुल्कों में एक ही मजहब की मान्यता है, बाकियों के लिए कोई जगह नहीं। इस तल्ख हकीकत को कोई कैसे झुठला सकता है? ऐसे में शरणार्थियों के लिए सीए जैसा कानून मुंह मांगी मुराद से कम नहीं। अब इसका चुनाव में नफा हो या नुकसान, नरेंद्र मोदी को परवाह नहीं। दुनिया को टेंशन में डालने वाली एक रिपोर्ट सामने आई। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट ने अपनी सालाना परमाणु नोटबुक जारी की और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, अमेरिका के होश फाख्ता हो गए हैं, नींद उसकी उड़ चुकी है। इस रिपोर्ट ने चीन की परमाणु पोल खोल दी है। ताइवान से लेकर अमेरिका तक को गीदड़ भभकी दे रहा। चीन बहुत तेजी से परमाणु बॉम्ब बना रहा है। चीन के पास अभी 500 परमाणु बॉम्ब हो गए हैं और साल 2035, जी हां 35 तक इसे बढ़ाकर चीन 1500 तक करने की तैयारी में तेजी के साथ जुटा है। दो 2024 में 500 परमाणु बम, 2027 तक 700 परमाणु बम, 2030 तक 1000 परमाणु बम और 2035 तक चीन के जखीरे में पूरे 1500 परमाणु बम। चीन जिस तूफानी रफ्तार के साथ परमाणु हथियार बना रहा है, उसने पूरी दुनिया को डरा दिया है। चीन के पास अभी जितने परमाणु हथियार हैं, उतने चीन के जखीरे में कभी नहीं रहे। इससे भी डरावनी खबर चीन के फ्यूचर न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर है। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स ने अपनी वार्षिक परमाणु नोटबुक जारी की है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अमेरिका की नींद उड़ गई है। इस रिपोर्ट ने चीन की परमाणु पोल खोल दी है। इस रिपोर्ट में बहुत ही डरावनी चेतावनी दी गई है। दावे के मुताबिक दुनिया में कुल 9 देशों के पास परमाणु हथियार है, लेकिन इकलौता चीन है जो बहुत ही तेजी के साथ नए परमाणु हथियार बना रहा है।
साथ ही साथ पुराने परमाणु हथियारों को अपडेट करने में लगा है। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स ने अपनी वार्षिक न्यूक्लियर नोटबुक में दावा किया है कि 2035 तक चीन 1500 से भी अधिक परमाणु हथियार बना लेगा। इसके लिए चीन ने हर साल के लिए एक टारगेट तय किया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन 2027 तक 700 परमाणु हथियार बना लेगा। वहीं 2030 तक अपने जखीरे में लगभग 1000 परमाणु हथियार जमा कर लेगा और 2035 तक चीन के परमाणु तहखाने में 1500 परमाणु हथियार तैयार हो जाएंगे। जब से शी जिनपिंग को तीसरी बार चीन की सत्ता की बागडोर मिली है, तब से चीन की रणनीति और आक्रामक हो गई है। चीन के लोकनूर परमाणु परीक्षण स्थल की सैटेलाइट तस्वीरों के सामने आने के बाद चीन की न्यूक्लियर साजिश का पर्दाफाश हो गया है। यह चीन के परमाणु परीक्षण स्थल की सैटेलाइट तस्वीर है। पश्चिमी चीन में 2 रेगिस्तानों के बीच सूखी हुई नमक की झील लोकनूर में चीन का परमाणु परीक्षण स्थल है। यहाँ चीन की न्यूक्लियर फोर्स की गतिविधियां काफी बढ़ी हुई हैं। सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि यहाँ परमाणु बम के परीक्षण के लिए कुल 5 सुरंगें बनकर तैयार हैं। 5वीं भूमिगत सुरंग की खुदाई चल रही है। नई सड़कें बनाई गई हैं। 2022 और 2023 में ली गई तस्वीरों की तुलना से पता चलता है कि यहाँ सुरंग की खुदाई से निकले ढेर का आकार लगातार बढ़ रहा है, जिससे विश्लेषकों का मानना है कि चीन यहां सुरंगों का विस्तार कर रहा है। यहां प्रशासनिक एवं सहयोग क्षेत्र साफ साफ नजर आ रहा है। नया निर्माण भी साफ साफ दिख रहा है। नया परमाणु गोदाम भी मौजूद है।